अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करना है। आज बात करूंगा जी तहरीक-ए-इंसाफ की वर्कर, बल्कि इमरान खान की वर्कर जो हैं फलक जावेद साहिबा, ये शायद चंद दिन पहले गुज़िश्ता हफ्ते रावलपिंडी से गिरफ़्तार हुई थी, जिसको DHA कहा जाता है। DHA 2 के बाहर से कोई अपार्टमेंट्स थे, वहाँ से गिरफ़्तार हुई थी। पेशावर जलसे के लिए जा रही थी, पकड़ी गई हैं। इनके साथ हुए नारवा सलूक की कुछ बातें आज उन्होंने खुद मीडिया को बताई हैं, जो कि बात करना जिस पे ज़रूरी है। उस पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की खामोशी की भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे फाइनेंशियल टाइम्स का स्कूप। फाइनेंशियल टाइम्स सामने लेके आया है कि जनाब हमारे फील्ड मार्शल साहब के एडवाइज़र्स ने ट्रंप को, अमेरिका को क्या दलेराना पेशकश की है, जिससे हम इस खत्ते की तकदीर बदल के रख देंगे। फिर बात करेंगे जनाब जो कश्मीर की अवामी यकजहती कमेटी है, उसके सारे मुतालबात मान लिए जाए तो ये आज़ाद टाउस थे, जो भाड़े के टट्टू थे। अब जो राव के साथ इनका ताल्लुक बना रहे थे, उनका क्या करना है। अब जो जो ये बकवासियात करते रहे हैं, वो माफ़ी मांगेंगे, क्या करेंगे। ज़रा थोड़ी छोटी मोटी बात उस पर कर लेंगे। और फिर जजेस कैसे एक्सपोज हो रहे हैं मुल्क में। जो 2 जजेस का इख्तलाफी नोट आया, उस पर बात करेंगे, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, सनम जावेद साहिबा की बहन है फलक जावेद। ये दोनों बहनें बोलती बहुत हैं जी, ये बड़ी बदजुबान हैं जी, ये बड़ी बातें करती हैं जी। इनकी ज़ुबान हमें याद है, हम इनको सपोर्ट नहीं कर सकते। इनकी ज़ुबान, अच्छा जी, ये हमारे दानिश्वर कहते फिरते हैं, वो सपोर्ट नहीं कर सकते इनके साथ गैर इंसानी सलूक को। आज फलक जावेद ने बताया कि जेल में एक खातून तफ्तीशी अफसर है, वो उनको कहती है तुम पता नहीं किस किस की रखे लोग, किस किस की गोदों में बन के लोगों के साथ सो के तुम इधर पहुंची हो। ये सलूक हो रहा है। मरीम नवाज साहिबा रोज़ाना निकल आती हैं अपना मुंह उठा के और बताती हैं कि जनाब पंजाब में औरतें रेड लाइन है। कोई रेड लाइन शेड लाइन नहीं है। पंजाब में जो औरतों के साथ हो रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर बंदे को पता है। इसमें कोई नई चीज़ है नहीं, नई बात है नहीं, कहने की बातें हैं। असल मसला यही है कि ये इमरान खान की सपोर्टर हैं। और ख़वातीन की मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 9 मई के बाद जिन ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया था, बाकायदा उनको हरास किया गया था और ऑर्डर्स थे उनको हरास करने के, ताकि ये इनको सबक हासिल हो, ये दोबारा घर से बाहर ना निकलें। बल्कि एक एंकर हैं मशहूर, उनकी एक रिश्तेदार पकड़ी गई थी। उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि यंग लड़कियों को टच किया जा रहा है इनअप्रोप्रिएटली, डराने के लिए हरास किया जा रहा है उनको, इनअप्रोप्रिएट बातें की जा रही है उनसे। ये मैंने अपने कानों से सुना है, लाहौर के एक थाने का वाक़या है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा किया गया। तो यही सनम जावेद की बहन के साथ किया जा रहा है, फलक जावेद के साथ किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। दिस इज़ नथिंग बट हरासमेंट। आपने तफ्तीश करनी है, आप तफ्तीश करें। क्या तफ्तीश करेंगे आप जी। अज़मा बुखारी की कंप्लेंट झूठी है, सबको पता है झूठी है। अज़मा बुखारी साहिबा झूठ बोलती हैं, जब मुंह खोलती हैं झूठ बोलती हैं, ख्वाब में भी झूठ बोलती हैं, 90% झूठ बोलती हैं वो। लेकिन खैर कर रहे, गिरफ्तार कर ले, तफ्तीश करें। हरास करने का मतलब ये आपको हक कौन देता है, कौन सा कानून देता है, कौन सा आइन देता है आपको ये हक कि आप किसी को इस तरीके से हरास करें। अगर मैं तफ्तीशी अफसर साहिबा से पूछना शुरू कर दूँ कि जी आप भी कमरा खोला था तो आप किसी की गोदी में बैठी हुई थी, उनको बड़ा गुस्सा लगेगा। तो ख़वातीन के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। आप खुद खातून हैं, आपको सोचना चाहिए, ज़रा आपको थोड़ी हया करनी चाहिए, थोड़ी शर्म करनी चाहिए। वैसे भी हमारे मुल्क में इस तरह के किसी भी खातून पर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। उनकी शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं। कभी सनम जावेद के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, कभी फलक जावेद के साथ। बहुत दोनों बहनें बोलती हैं और बहुत खूब बोलती हैं, दरिलाना बोलती हैं। शायद बेवकूफ़ी में भी बोलती हों, लेकिन बोलती हैं, अपनी मर्ज़ी से बोलती हैं। तो उनके साथ ये सलूक काबिल मुज़म्मत है, नहीं होना चाहिए। ये सलूक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इससे परहेज़ करना चाहिए। अच्छा खैर, साथ जनाब दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ आने से पहले हम ज़रा अपना फ़ोन सेट कर लें। आज फाइनेंशियल टाइम्स ने एक स्टोरी दी है, एक बड़ा स्कूप दिया है उन्होंने। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने एक नया सौदा बेचने की मार्केट में कोशिश की है। सौदा क्या है? वो सौदा है जनाब अरेबियन डीप सी पोर्ट। स्टोरी के मैं पॉइंटर्स आपको बता देता हूँ कि जी एक अमेरिका को एक नई डीप सी पोर्ट की पेशकश की है। ये बलूचिस्तान के साहिल पर है, ये वो अरेबियन सी में। गवादर के मुतबादिल के तौर पर पेश किया जा रहा है, ताकि अमेरिका को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन दिया जाए। बंदरगाह का मकसद है अमेरिका खलीजी रियासतों और वस्ती एशिया के लिए एक नया तजारती और सिक्योरिटी रूट खोला जाए। पाकिस्तान की इस कोशिश को चीन के साथ ताल्लुकात में बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की भी मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ। यानी बीजिंग की नाराज़गी की परवाह किए बगैर वाशिंगटन से मुआशी सपोर्ट हासिल करना। इस्लामाबाद के सीनियर हकाम ने इस बीच को जियो इकोनॉमिक रीसेट कहा, यानी नया मुआशी जोग्राफिया जहाँ अमेरिका को खत्ते में दोबारा दाखिले की राह दी जाए। रूट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त ने वाशिंगटन में गैर रस्मी गुफ्तगू में प्रेसिस में ब्रीफिंग में ये तजवीज़ दी और
अमरीकी हुक्काम ने दिलचस्पी जाहिर की मगर मोहतात रवैया अपनाया। इस पोर्ट के मुकाम के तौर पर गवादर के जनूब मशरक में एक नया साहिली जोन ज़ेरे गौर है, चाबहार और गवादर के दरमियान। इस मंसूबे का खुफिया पहलू यह भी बताया गया कि अमेरिका को इंटेलिजेंस और नेवल लॉजिस्टिक्स में रसाई दी जा सकती है नॉन मिलिट्री यूज़ के नाम पर। तजियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की कोशिश है कि IMF का दबाव चीन के कर्जों और सफारती तरहीों से निकलेगा। अमेरिका को दोबारा सिक्योरिटी पार्टनर बनाया। ये खदशा जाहिर किया गया अगर ये आगे बढ़ी तो चीन सख्त रद्देवल दे सकता है, क्योंकि सीपैक्ट और गवादर के मतवाजी एक अमरीकन एंकर पॉइंट होगा। बलूचिस्तान के अंदरूनी सिक्योरिटी खदशात, मुकामी मज़ामत और चीन पाकिस्तान ताल्लुक, ये सब अवामिल इस मनसूबे को बहुत हसास और खुफिया बनाती है। यानी कि ये उर्दू में मैंने उसके मेन पॉइंट्स पढ़े हैं आपको उस रिपोर्ट के। यानी कि अब हम अमेरिका को कह रहे हैं जनाब के एक बंदरगाह आपको देते हैं, आए आप, ये पसनी के मुकाम पर है जहाँ से आप हमारे रेयर अर्थ मिनरल और जेम स्टोन्स और सब कुछ ले जाएं वहाँ पर नॉन मिलिट्री यूज़ के लिए। लेकिन आप देखें अपनी वो बेस भी बना लें उसको ना उधर, और डीप सी पोर्ट देंगे आपको सिक्योरिटी के लिए भी। आप ये करें, आप जासूसियाँ करें दूसरे मुल्क की, वहाँ पर आप अपना मंजन बेचें, मौजे मारें। देखें क्या हुआ अगर तालिबान आपको नहीं दे रहे अपना बेस, बगराम एयर बेस नहीं दे रहे, तो अब ये हमारे से लेना जी पसनी वाला वेला खड़ा रहता है, हमने क्या करना है। तो ये सौदा बेचा गया जी नया। जब भी पाकिस्तान में डिक्टेटरों को चाहिए होती है सपोर्ट या इलिजिटिमेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट चाहिए होती है तो अमेरिका बहादुर के आगे लेट जाते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। मुशर्रफ ने भी इसी तरह दिया हुआ था एक एयरपोर्ट, आपको पता ही है, लैंडिंग स्ट्रिप दी हुई थी जहाँ से ड्रोन ऑपरेट होते थे। कई सालों तक मुशर्रफ साहब मना करते रहे, फिर एक दिन तस्वीर वहाँ की आ गई थी, फिर उस साफ़ी के पीछे भागते रहे कि तूने तस्वीरें क्यों शाये की। तो अभी फाइनेंशियल टाइम्स वालों ने लिखा है, देखते हैं क्या बनता है इसका जनाब। मुझे कोई ज़्यादा तो नहीं है, दे देंगे, देनी होगी लेनी होगी तो ले लेंगे, मज़े करेंगे, मौजे करेंगे, असी की कर सकते हैं जी, साड़ी कौन सुनता है चोई साहब। पर गवादर गेम चेंजर, मैं गवादर कोई 4 से 5 दफ़ा जा चुका हूँ। गवादर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बताया जाता था। ग्वादर गेम चेंजर है, जब शुरू हुआ था तब हम ग्वादर पहुँच गए। फिर उसके बाद दोबारा बताया जी ग्वादर, जरदारी साहब ने ग्वादर में नई रूह फूंक दी, हम फिर पहुँच गए। फिर इमरान खान के दौर में कहा जी ग्वादर में फिर जिंदा हो गया, आसिम बाजवा ने आगे ग्वादर को चाट चाट के नया कर दिया, हम फिर ग्वादर पहुँच गए। अब हम पसनी पहुँच जाएंगे जी, वो आज वापस नहीं, लेकिन वहाँ पर अमेरिकन होंगे, वहाँ नहीं देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अगर इस तरीके से मुल्कों की किस्मतें बदलनी होती दूसरे मुल्कों को अपना चीज़ें बेच बूझ के, तो बड़े मुल्क अपनी बदल देते। सॉवरन नेशंस ऐसे काम नहीं करती होती, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। बाकी आप जो भी है किसी कहानी बेकार किस्म की है, कोई फ़ायदा इससे नहीं होने वाला हमें, ये मेरा अपना मानना है। आई डोंट नो, क्या पता बहुत फ़ायदा हो। खैर भाईजान, कल अवाम ने बता दिया, अवाम अगर इकट्ठी हो जाए किसी एक मकसद पे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को उनके आगे लमलेट होना पड़ता है। कल हमने देखा हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमत लमलेट हो गई कश्मीरी अवाम के सामने। ये तो आपने सारी कहानियाँ सुन ली। मेरी तो छोटी सी फरमाइश है इसमें, छोटी सी मेरी बात है, मुख्तसर तरीन और जामिया तरीन बात यह है कि जनाब वो काले पीले चैनल वाले हमारे बहुत से टाउट साफ़ी जो हैं, भाड़े के टट्टू जिनको कहा जाए तो अच्छा है, मैं कुछ और भी कह सकता हूँ लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता। ये भाड़े के टट्टू और चंद वुज़रा भी ये चीखें मारते रहे, ये रॉक एजेंट है, रॉक एजेंट है, ये देखें जी जाली किस्म के एक केबल भी वो आ गई जी, वो केबल ब्रेकिंग चल गई जी चैनलों पे जी, एयरवाई ने चला दी, जियो ने चला दी, केबल पकड़ लिए जी, रॉ जो है अवामी एक्शन कमेटी को दे रही है। अच्छा, उसके बाद आपने बंदे भी मार दिए, गोलियां भी चला दी, वहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियात कश्मीर गई हुई थी जो कि ऑपरेशंस को लीड कर रही थी। उसके बाद फिर आप आके उल्टे होके लेट गए कश्मीरियों के सामने। यानी जब अवाम ने जूता उतारा हाथ में कि हम आ रहे हैं भाईजान, अवामी हुकूमत कायम की जाएगी, तो फिर सारे लमलेट हो गए। जो कश्मीर में जुल्म किया जा रहा था कि जी 53 मेंबर्स हैं जिनमें से 40 जो हैं वो वजीर हैं, तो वो तो सब ने देख लिया होगा, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब मुझे ज़रा ये बताइए, ये जो रॉक एजेंट कश्मीर को बनाते थे, ये जो बताते रहे कि इनको छित्तर मारो, ये बताते रहे ये बड़े नाशुक्रे हैं, बड़े हरामखोर हैं, ये बड़े ऐसे हैं, ये बड़े वैसे हैं, वो किधर जाएंगे? मुतालबा क्या है जी? एक्सरे मशीनें लगाओ जी, सिटी स्कैन मशीनें अस्पतालों में लगाओ, ये क्या, इसमें क्या बुरी बात है? क्यों नहीं लगाते हो? मुतालबा यह है कि वजीरों की इमरात ख़त्म की जाए, क्यों नहीं करते हो? पाकिस्तान की सीटें ख़त्म की जाए, बात कर लो उनसे। अब वो डिबेट हो रही है कि जी ये टेबल टॉक हुआ है, इसमें सारी चीज़ें पेशरफ नहीं हुई, कुछ हुई हैं कुछ नहीं हुई, वो देख लेंगे हम बाद में। लेकिन मुझे ये बताओ ना, जो बंदा आज़ाद जीता वो वज़ीर आज़म कैसे बन गया? उसका भाई एक फ़ौज में था इसलिए बन गया? तो ये सवालात तो होंगे। ये अब मजबूरी है कि पाकिस्तान में मल्टी नेशंस है, एक ही ज़बान बोलने वाले होते हैं, यहाँ पर ये भी इकट्ठे हो जाते, मार मार के भुरकस निकालते रहे इन्होंने। ये पंजाब वाले बेशरम हैं, ये नहीं सीखते, तो इसलिए इनके साथ इस तरह तो होता है। अच्छा खैर जनाबे वाला, कल एक जजेस के केस में एक फ़ैसला आया, ठीक है, उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी मजाकिया हैं कि 17 जून 2025 को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग से मिनट्स उसमें सामने आए। उससे क्या पता चलता है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की तैनाती के लिए मीटिंग शुरू हुई तो मंसूर अली शाह ने उस वक्त आरिफ फारूक को कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट
के मुतल्लिक केसेस कितने हैं? उन्होंने कहा जी कि 17,000 केसेस हैं, सिविल और क्रिमिनल लॉ वाले चाहिए, जजेस चाहिए। तो इसलिए ज़िले अदलिया से 3 जजेस मैंने नामजद किए, जिसमें आज़म खान, राजा जवाद अब्बास और शाहरुख अर्जुमन शामिल हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। मीटिंग और मिनट्स के बाद पहली बार इजलास में जज तैनाती के लिए वोटिंग हुई तो आमिर फारूक ने अपने ही नामजद करदा जज राजा जवाद अब्बास को वोट नहीं दिया। दूसरी दफ़ा वोटिंग हुई, फिर भी आमिर फारूक ने अपने ही जज को वोट नहीं दिया। ये क्यों नहीं दिया, अब मैं आपको ये समझाता हूँ। जो जुल्करनैन हैं, कौन से जज किधर के, शाहरुख अर्जुमन साहब जो हैं, वो इमरान खान को एक केस में सज़ा दे चुके हैं, अभी तोशाखाना 2 में भी उन्होंने देनी है। जो आज़म खान साहब हैं, आज़म खान साहब जनाबे वाला यूज़ुर, ये वो साहब हैं जिन्होंने इद्दत के केस को काबिल समात करार दिया था। तो जो जजेस को नवाजना था, अभी ये जो आपके शाहरुख अर्जुमन साहब सुन रहे, ये भी प्रमोट किए जाएंगे। तो आज़म खान साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे, वो जज हैं जिन्होंने इद्दत जैसे घटिया केस को जिंदा किया था, इसलिए इनको नवाजा गया। अच्छा, इन्होंने ये भी बताया नौसरबाजी कैसे हुई। अब इसमें 2 जजेस ने क्लियरली लिख दिया कि डोगर को इसलिए लेके आए क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी का रास्ता रोकना था। बोंगिया बड़ी मारी हुई है कि जी देखिए, लॉ मिनिस्ट्री ने अंधेरे में कहा, सीजे को कुछ पता नहीं चला। हाय सीजे हमारा मासूम यही अफरीदी बेचारा चूसनी पी रहा था, वो लॉलीपॉप खा रहा था, तो लॉ मिनिस्टर ने आके लॉ बेवकूफ़ बना दिया सीजे को, सीजे बेवकूफ़ बन गया, वो घूम के रह गए। ये ज़रा पता चले, ये ज़रा चेक करें वारदातियों के नाम। सेक्रेटरी लॉ ने उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को चिट्ठी लिखी कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंची। ये हुई जी छुट्टी वाले दिन, ठीक है, ये छुट्टी वाले दिन 1 फरवरी 2025 छुट्टी वाले दिन खत लिखा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंची उसी दिन, छुट्टी वाले दिन आमिर फारूक ने वो राय मंजूर कर ली। अच्छा चलो, ये भी हो सकता है कि आमिर फारूक किसी काम से दफ्तर आए और राय मंजूर कर ली, लेकिन उन्होंने मंजूरी की चिट्ठी लिखी, वो हाई कोर्ट से निकले, वापस लॉ मिनिस्ट्री पहुंच गई उसी टाइम पे। लॉ मिनिस्ट्री सेक्रेटरी लॉ ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को लेटर लिख दिया आगे से, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई छुट्टी वाले दिन, इतवार वाले दिन ही। अच्छा चलो जी, यहां तक भी मैं मान लेता हूं कि ये बड़े एफिशिएंट थे। उस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया छुट्टी वाले दिन, याहिया अफरीदी, उसने राय वापस चिट्ठी लिख दी, जो कि लॉ मिनिस्ट्री वापस पहुंच गई। फिर सेक्रेटरी लॉ ने वजीर आजम को लिखा लेटर, वो वजीर आजम तक पहुंच गया छुट्टी वाले दिन। वजीर आजम ने आगे सदर को लेटर लिखा और सदर ने मंजूरी दी, और वो मंजूरी वापस लॉ मिनिस्ट्री पहुंच गई। ये चंद घंटों के अंदर ये काम हो गया। वैसे अगर आम तौर पे किसी बंदे ने काम कराना हो तो ये चंद घंटे का नहीं, कम से कम हफ्तों महीनों का काम है। पाकिस्तान को अगर देखें तो ये 6 महीने भी इस काम में लग सकते हैं। और इसी तरीके से लॉ मिनिस्ट्री ने जजेस की ट्रांसफ़र मंजूरी का नोटिफिकेशन निकाला और ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में राय दी है कि इसका मकसद था कि मोहसिन अख्तर कियानी को चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने कब्जे में लेके आया जाए उसके मामलात में, और उसके लिए एक पपेट चाहिए जो कि डोगर साहब की सूरत में मुयसर आ गया। अब ये सुने और ये पढ़ें, आप ये देखें, आप इस तरह के काम हो रहे हैं। डोगर साहब की क्या अखलाकी वैल्यू है बैठने के लिए किसी जगह पे। आज़म खान साहब इद्दत केस का फैसला देते हैं, उसके बाद उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बना देते हैं। ऐसे किस्म के अहदेदार आएंगे, यही हाल होना है इस मुल्क को, बेस अमेरिका को दो, चाइना को दो, रशिया को दो, सारा कुछ दे दो, फिर भी नहीं, काम नहीं चलना, मेरिट नहीं होगा, आइन नहीं होगा, कानून नहीं होगा, तो कुछ नहीं चलेगा। सोनिया जो मर्जी कर लो, अमरीका को सब कुछ भेज दो, फिर भी सानू छितर मारनगे। ए गल मेरी याद रखियो चौधरी। खैर फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त, बातें ज़रा ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, तो अल्लाह हाफिज़।